हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि व्हाई बैनिंग ट्रेड विद चाइना विल हर्ट इंडिया मोर। देखो, इस बात को लेके पूरे भारत में बहस चल रही है। ठीक है, पूरे भारत में बहस चल रही है इस बात को लेके। और मैं पहले ही बता दूं आपको कि दिस इज़ नॉट माय पर्सनल ओपिनियन। ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। दिस थिंग इज़ कॉपीड एंड पेस्ट फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। वहाँ पे जो कॉलम छपा हुआ है 18 जून 2020 को, वहाँ से कॉपी पेस्ट करके मैं कुछ चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा। बस इतना सा बात है। दूसरे नंबर पर एक और इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि इफ़ वी टॉक अबाउट, कि अगर हम ये बात करते हैं कि इस पूरी दुनिया में अगर 100 लोग हैं इस पूरी दुनिया में, तो आउट ऑफ 100 पीपल अगर 95 पीपल की बात करें तो वो किसी भी चीज़ को केवल एक आंख से देखता है, ओनली वन आई। ही यूज ओनली वन आई, ही और सी यूज ओनली वन आई। दैट्स वाई दिस मैन इज कॉल्ड कॉमन मैन। इसीलिए इस आदमी को हम मैंगो मैन कहते हैं या कॉमन मैन कहते हैं। एंड अगेन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द 4 पीपल, अब उस 100 लोगों में से अगर मैं 4 आदमी की बात करता हूँ, तो ये जो 4 आदमी हैं दे यूज 2 आइज, ये अपने दोनों आँख का इस्तेमाल करते हैं। दैट्स वाई दे आर इन पार्लियामेंट। इसके वजह से ये पार्लियामेंट में बैठे हैं, इसके वजह से ये आईएएस हैं। ठीक है, और इसके वजह से ये पार्लियामेंट में बैठे हैं, इसकी वजह से ये क्या है, आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वन मैन, तो अगर एक आदमी की बात करें तो उसके पास तो 3 आंखें हैं, तो वो केवल एक ही आदमी हो, लॉर्ड शिवा है। ठीक है, तो आपको तो 3 आंखें खोलनी नहीं है, आपको केवल दो ही आंखें खोलनी है कि जब भी आपके सामने कोई चीज़ आती है तो उसको 2 आंखों से एनालाइज करिए, उसका इवेल्युएशन जो है वो 2 आंखों से करिए। ठीक है, तो 2 आंखों से इवेल्युएशन करते हैं। पहले एक आंख की बात कर लेते हैं, फिर दूसरे आंख पे पहुंचेंगे। ठीक है ना, तो आपको केवल 2 ही आंख का इस्तेमाल करना है। अगर आप इस पूरे मैटर को, इस पूरे जो है ट्रेड मैटर को अगर आप समझना चाहते हैं, तो आपको दोनों आंखें खोल के समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम ये बात करते हैं कि इंडिया और बॉर्डर के बीच में जो मसल और टसल का बवाल चल रहा है, उस मसल और टसल के बवाल के बीच में व्यापार भी आ गया। ठीक है ना, जिसको हम ट्रेड कहते हैं। दुनिया का जन्म ट्रेड से हुआ था, आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, उस बॉर्डर डिस्प्यूट में ट्रेड का भी मैटर आ गया। जितने भी हम लोग हैं, हम लोग चाइनीज़ जितने भी गुड्स हैं उसका बाइकॉट कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि हम चाइना को लेसन सिखाएंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर हम ये बात करते हैं, विजुअली भी हमने देखा, आपने भी देखा कि तमाम लोग जो है अपने घरों में से अपनी टीवी निकाल के फेंक दे रहे हैं। ठीक है, अपने सामान निकाल के तोड़ दे रहे हैं। और यहाँ तक कि अपने यूनियन मिनिस्टर रामदास अठावले ने ये भी कहा कि जो भी इंडियन रेस्टोरेंट है, उस इंडियन रेस्टोरेंट में जो चाइनीज़ फूड है उसको भी बंद करो। ठीक है, तो अगर हम ये बात करते हैं, ठीक है, ये जो आउटरेज है ये बेसिकली क्यों है? ये आउटरेज इसलिए है क्योंकि जब इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ, उस बॉर्डर डिस्प्यूट में हमारे 20 जवान क्या हुए, शहीद हुए। तो अब बात ये होती है कि ये आउटरेज और ये सेंटिमेंट, इस सेंटिमेंट को न राइटर के तरफ से, जो ये राइटर लिख रहा है उसके तरफ से भी उस सेंटिमेंट को आहत करने की कोई भावना नहीं है, ना मैं अगर समझाने जा रहा हूँ तो मैं भी इस सेंटिमेंट को आहत नहीं करना हूँ। बस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इकोनॉमिक्स। मैं यहाँ पे इस पूरे टॉपिक के इकोनॉमिक्स को समझाने वाला हूँ, और राइटर ने भी जो बात लिखी है वो भी केवल इकोनॉमिक्स को समझा रहा है। तो इसलिए ये मेरा पर्सनल व्यू नहीं है, ये राइटर का अपना पर्सनल व्यू है। राइटर जो बातें बोल रहा है, क्या वो बातें सही हैं कि नहीं सही हैं, इसको लेके आपका एक पॉजिटिव कमेंट आना चाहिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और दूसरे नंबर पे ये भी है कि आप थोड़ा सोचिए, आप जो है चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंड करिए, समझिए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोल दिया है कि व्हेन यू आर रीडिंग, तो रीडिंग जर्जन मीन्स यू आर गोइंग थ्रू लाइन्स। व्हेन यू आर रीडिंग इट मीन्स यू आर गोइंग थ्रू अंडरस्टैंडिंग, कि जब आप पढ़ रहे हैं तो समझ जरूर होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इस पूरे मैटर को हम लोग डिबेट डिस्कशन करेंगे। तो देखो, यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि while one can understand the outrage that Indians feels when they hear about the brutal death of their soldiers turning a border or defense dispute in a trade, one is an ill-advised move। अब इनका ये कहना है कि बॉर्डर डिस्प्यूट पे जो भी कुछ हुआ और उस डिस्प्यूट में ट्रेड आ गया, और उस ट्रेड को लेके जो भी कुछ अभी हो रहा है वो एक तरीके का इल एडवाइज्ड है, एक इल एडवाइज्ड मूव है, मतलब ये मूव सही नहीं है। अब हम इसकी जांच पड़ताल करते हैं कि क्या ये सही है कि ये गलत है। बाकी आपके ऊपर भी ये जो है क्वेश्चन मार्क लागू होता है कि आप इस बात से कितना समझ रहे हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं,
देयर आर सेवरल रीजन, जिसमें से बहुत सारे कारण हैं। इसमें से हम सबसे पहला कारण उठाते हैं जिसका नाम है ट्रेड डेफिसिट। पहले ट्रेड डेफिसिट के हम कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं कि वेन एवर वी टॉक अबाउट द ट्रेड, जब कभी भी हम ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड में हम दो वर्ड यूज करते हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। और जब कभी भी आपका इंपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है, तो इसको हम इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजी में ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। और इनका ये कहना है कि one of the main reason why banning trade has been the first reaction in the notion that having a trade deficit is somehow a bad thing। इनका एक क्वेश्चन मार्क है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमसे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर बाद में ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो क्या जो ये रिएक्शन है हमारा या और भी लोगों का कि हम जो है चाइनीज चीज़ों को बाइकआउट कर रहे हैं, तो क्या ये जो है हमारे ट्रेड डेफिसिट के ऊपर कोई फ़र्क डालेगा, और ये क्या ट्रेड डेफिसिट हमारे लिए गड़बड़ है? तो इस बात का हम अब एनालिसिस करते हैं। द फैक्ट्स इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। लेकिन जो ये फैक्ट है, अगर इसकी बात करते हैं तो ये तो बड़ा उल्टा जवाब दे रहा है। ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस, क्योंकि जब भी हम ट्रेड सरप्लस की बात करेंगे, अगर आप अपना एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे तो वो ट्रेड सरप्लस में चला जाएगा, और जब आपका इंपोर्ट बढ़ जाएगा तो वो ट्रेड डेफिसिट में चला जाएगा। तो ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस आर जस्ट अकाउंटिंग एक्सरसाइज। ये केवल अकाउंटिंग एक्सरसाइज है, आपको ये समझना चाहिए। हैविंग अ ट्रेड डेफिसिट अगेंस्ट अ कंट्री डज नॉट मेक द डोमेस्टिक इकोनॉमी वीकर और वर्स ऑफ। और अगर आपकी कंट्री ट्रेड डेफिसिट में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो कमज़ोर है या वो खराब हो चुकी है। अब इसको मैं समझाता हूँ, अपने भी लैंग्वेज में समझाता हूँ और जो राइटर है उसके लैंग्वेज में भी समझाता हूँ। ठीक है, जैसे एक गाना आया था कि मेरा घाटा तेरा कुछ नहीं जाता। समझ में आया? घाटा तो घाटा है, समझ में आया कि नहीं? क्या नाम था उस सिंगर का, मुझे पता नहीं है। उस सिंगर ने गाना गाया कि तेरा जो भी गाना है कि तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। समझ में आई कि नहीं है? तो घाटा है, घाटा से कोई कमज़ोर नहीं होता है और घाटे से कोई खराब भी नहीं होता है। समझ में आई कि नहीं है? तो द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज हियर कि ट्रेड डेफिसिट आर नॉट नेसेसरली बैड। अगर आप इसके फैक्ट पे जाएंगे, व्हेन यू कम ऑन द फैक्ट्स, कि आप इस पूरे मैटर के फैक्ट को समझेंगे, देन यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दैट, तो आप उस लॉजिक को समझ सकेंगे। फॉर इंस्टेंस, इफ वी लुक एट द टॉप 25 कंट्रीज, अगर हम दुनिया की 25 कंट्री को देखते हैं विद हुम इंडिया ट्रेड्स, जिसके साथ भारत ट्रेड करता है, इट हैज अ ट्रेड सरप्लस विद द यूएस, यूके एंड नीदरलैंड। अगर इन 25 कंट्री की बात करें जिसके साथ भारत ट्रेड करता है, उसमें अमेरिका के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ और नीदरलैंड के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। अगर हम ट्रेड सरप्लस की बात करें तो हमारा एक्सपोर्ट क्या है, वो ज़्यादा है, और हमारा इनके साथ इंपोर्ट जो है वो क्या है, कम है। बट इसका मतलब तो ये नहीं कि इंडियन इकॉनमी जो है अमेरिका की इकॉनमी से स्ट्रांग है। समझो मेरी बात, या राइटर की बात समझो, मेरी बात मत समझो। इट इज़ नॉट माई पर्सनल ओपिनियन, बिकॉज पता चला तुम लोगों ने देशद्रोही घोषित कर दिया, तो हम तो इकोनॉमिक्स समझा रहे हैं बस केवल। कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से और नीदरलैंड से आपका ट्रेड सरप्लस है, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना हुआ कि इंडियन इकॉनमी अमेरिका की इकॉनमी से ज़्यादा मजबूत है। समझो बात को। सिमिलरली अब वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर अब 22 कंट्री की अगर हम बात करते हैं जिनके साथ हमारा ट्रेड होता है, जिसमें चाइना भी इंक्लूडेड है, उनके साथ तो हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। मतलब यहाँ पर हमारा इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा है और एक्सपोर्ट जो हमारा है वो क्या है, कम है। अब जो भी आप उसमें जोड़ लो, आप साइज जोड़ लो, इकोनॉमी की साइज जोड़ लो, ज्योग्राफी का लोकेशन जोड़ लो, इसमें बहुत सारी कंट्री है। फ्रांस के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, जर्मनी के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, नाइजीरिया के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, साउथ अफ्रीका के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, यूएई के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, कतर के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, रसिया के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, साउथ कोरिया के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, जापान के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, वियतनाम के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, इंडोनेशिया के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। लेकिन इसका भी मतलब ये नहीं ना है कि हमारी इकॉनमी साउथ अफ्रीका से खराब है। Yet, a trade deficit doesn't necessarily mean that the Indian economy is worse off than the South Africa. तो जब कभी भी हम ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस की बात करते हैं, तो इट इज ओनली अकाउंटिंग एक्सरसाइज।
यू शुड पिन दिस वर्ड इन योर माइंड। आप अपने दिमाग में इस बात को अच्छे तरीके से घुसा लीजिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको घुसा लीजिए कि जब कभी भी, मैंने पहले ही आपसे बोला कि अगर आप कॉमन मैन की तरह सोचेंगे तो आप सोच नहीं पाएंगे। इफ यू वांट टू बिकम आईएएस, और इस आईएएस के सामने भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है करंट में कि अगर हम बायकॉट करते हैं तो बायकॉट करने के बाद हमारी ट्रेड पॉलिसी कैसी होगी। तो कल को आप भी अगर आईएएस बनेंगे, आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे, तो कल को आपको भी ये बात सोचनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि सोसाइटी इज नॉट रन बाय कॉमन मैन। सोसाइटी कभी भी कॉमन मैन से नहीं चलती है। सोसाइटी इज नॉट रन बाय कॉमन मैन, मैंगो मैन, अगेन आई रिपीटेड इट। सोसाइटी इज ऑलवेज रन बाय 2% 4% पीपल हु आर सिटिंग इन पार्लियामेंट, हु आर आईएएस एंड पीसीएस, हु आर द ब्यूरोक्रेट्स। दे रन योर सोसाइटी। वो आपके समाज और इस देश को चला रहा है। तो थिंक लाइक दैट, उसकी तरह सोचिए आप, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि 22 कंट्री के साथ हमारा जो है वो ट्रेड डेफिसिट है, जिसमें चाइना भी आता है, जिसके साथ हमारा व्यापार घाटा चलता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारी इकॉनमी जो है वो साउथ अफ्रीका से भी खराब है। अ ट्रेड डेफिसिट विद चाइना ओनली मीन्स दैट, अगर हम ये बात करते हैं कि हमारा अगर व्यापार घाटा है चाइना के साथ, तो इसका मतलब बस केवल ये होता है कि जो इंडियंस हैं वो चाइनीज प्रोडक्ट ज्यादा खरीदते हैं, चाइनीज प्रोडक्ट ज्यादा खरीदते हैं, बस उसका मतलब इतना हुआ, चाइनीज प्रोडक्ट उस ज्यादा खरीदते हैं। अब दूसरे नंबर पे बात होता है वाई। अब ये बात समझो कि वाई, कि अगर हम ये बात कहते हैं कि हमारा जो है वो ट्रेड डेफिसिट है, हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट है। अब एक बात और, थोड़ा बुरा लगे अच्छा लगे वो अपने जगह पे है, मैं कोई चाइनीज ऐप यूज नहीं करता हूं, ना मैं पेटीएम यूज करता हूं, ना फ्री रिचार्ज यूज करता हूं, कुछ भी नहीं, कोई एटीएम यूज नहीं, कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट नहीं यूज करता हूं। मैं बस एक ही चीज यूज करता हूं, अपना आईसीआईसीआई बैंक, वहीं से मैं ट्रांसफर करता हूं और कहीं से कुछ नहीं करता हूं। अंडरस्टैंड? मैं कोई भी चाइनीज ऐप यूज नहीं करता हूं, आज से नहीं, बहुत पहले से। माय फादर इज बैंकर, मुझे पता है बैंकिंग कैसे करनी है। अंडरस्टैंड? अब मेरे दिमाग में ये भी नहीं है कि उससे चाइना का इकॉनमी बेकार हो जाएगा, उससे इंडिया का इकॉनमी अच्छा हो जाएगा। आई थिंक लाइक दैट, जस्ट लाइक इकोनॉमिक्स। समझ में आएगी नहीं? मुझे इकोनॉमिक्स की तरह सोचना है बस। तो मेरा क्या कहने का मतलब है, वाई? बिकॉज इट्स सो दैट इंडियन कंज्यूमर्स who made these purchase decision individually and voluntarily are now better off than what they would have been had they bought either say Japanese or French or even an Indian alternative। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है, तो अगर चाइना के साथ अगर आपका ट्रेड डेफिसिट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडियंस जो है वो चाइनीज प्रोडक्ट ज्यादा खरीद रहे हैं। और ये एक बात ये शो कर रहा है, इंडियन कंज्यूमर के बिहेवियर को शो कर रहा है। जाके इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर पढ़ना जिसका नाम है कंज्यूमर बिहेवियर, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, देन यू अंडरस्टैंड कि ये कंज्यूमर बिहेवियर को शो कर रहा है कि एक इंडिविजुअल अपने मन, उसका मन क्या है, उसकी तरफ वो जा रहा है। ना कि वो जापान के प्रोडक्ट खरीद रहा है, फ्रांस के भी प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है, वो इंडियन अल्टरनेटिव्स को भी नहीं खरीद रहा है, वो एक कंज्यूमर बिहेवियर है। तो आप ये सोचो कि ये जो कंज्यूमर बिहेवियर है कैसे बना होगा। क्या इसके पहले की सरकार या तत्कालीन सरकार, दोनों की बात करो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कांग्रेस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बीजेपी, तो क्या उनको ये पता नहीं था कि उन्होंने जब चाइना के साथ अपनी ट्रेड पॉलिसी बनाई, तो क्या कांग्रेस को नहीं पता था, कि बीजेपी को नहीं पता था कि वो आईएएस, वो सेक्रेटरी, वो फॉरेन सेक्रेटरी, वो इकोनॉमिक सेक्रेटरी, वो कैबिनेट सेक्रेटरी, क्या उसको पता नहीं था? उसको पता था, क्योंकि वो टेक्निकली सोच रहा है केवल ना, कि अगर ट्रेड करेंगे तो ट्रेड का डजंट मतलब बाइकॉट। ट्रेड एक बहुत फैंटास्टिक आइडिया है, अभी मैं बताऊंगा कैसे। तो हमने फ्रांस से, हमने जापान से, और हमने इंडियन अल्टरनेटिव वाली चीजों को ही नहीं खरीदा, बल्कि हमने इंडिविजुअल और वॉलंटरली अपने मन से, व्यक्तिगत रूप से जाके चाइनीज प्रोडक्ट खरीदा। ये इंडियन कंज्यूमर के बिहेवियर को बता रहा है केवल। Understand? When I'm talking about the trade deficit, if I'm talking about the trade deficit, if I'm talking about the trade deficit, फिर से मैं बता रहा हूं, ठीक है? Again, essentially, it's so the Indian consumer as well as the Chinese producer, क्योंकि अगर आप चाइना का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, इफ यू आर बाइंग द प्रोडक्ट ऑफ चाइना, तो ये दोनों लोगों के बिहेवियर को बता रहा है। एक तो चाइना के प्रोड्यूसर के बिहेवियर को बता रहा है, और एक इंडिया के कंज्यूमर के बिहेवियर को बता रहा है। एंड गेन थ्रू ट्रेडिंग,
और इसमें जो है जो चाइना है वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो इट इज दिस वेरी प्रोसेस दैट जनरेट गेन फ्रॉम द ट्रेड। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें एक बंदे को, क्योंकि प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर का मतलब होता है सप्लाई करना, और सप्लाई वो केवल एक ही चीज के लिए करता है जिसका नाम होता है गेन, जिसका नाम होता है प्रॉफिट। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोड्यूसर? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोड्यूसर? मैक्सिमम प्रॉफिट मिनिमम लॉस, मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मिनिमम लॉस। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो इफ देयर इज अ ट्रेड डेफिसिट, तो ये भी नहीं शो कर रहा है कि आप अमेरिका से आपका ट्रेड सरप्लस है, यूनाइटेड किंगडम से आपका ट्रेड सरप्लस है। लिसन, ये बहुत लंबी वीडियो है जहां पे मैं एक एक पहलू को बताने वाला हूं, ठीक है ना। बाकी डिसीजन आपके ऊपर है, डिसीजन आपके ऊपर है। व्हाट डू यू मीन बाई कि इफ देयर इज अ ट्रेड डेफिसिट, अगर आपके देश में ट्रेड डेफिसिट है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपकी इकॉनमी साउथ अफ्रीका से खराब है, उससे स्ट्रांग है। और अगर आपके देश में ट्रेड सरप्लस है तो इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि आप अमेरिका से मजबूत हो गए। ये एक प्रोसेस है प्रॉफिट और लॉस का। बोथ साइड आर बेटर ऑफ देन व्हाट दे वुड हैव बीन विदाउट ट्रेड। दोनों के लिए सही है। और बिना ट्रेड के तो सब बेकार हो जाएगा, बिना ट्रेड के तो सब बेकार हो जाएगा। अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और दिस इज अ वेरी हेरकुलियन टास्क फॉर आवर ब्यूरोक्रेट्स कि कल को जब वो पॉलिसी बनाएंगे तो उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले भी ये पॉलिसी बनाई गई होगी। ये आप सोचो, इसके पहले भी ये पॉलिसी बनाई होगी कि हम चाइना से कितना ट्रेड करेंगे, क्योंकि बिना पॉलिसी के, बिना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के ये नहीं हुआ कि चाइना का इतना प्रोडक्ट इंडिया के मार्केट में बिक रहा था। चाहे वो अर्लियर गवर्नमेंट ने बनाया हो, चाहे आज की तत्कालीन गवर्नमेंट ने बनाया हो, द रूलिंग गवर्नमेंट और द पास्ट गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर ये पॉलिसी बनाई होगी ना। उसके पहले भी पॉलिसी बनी होगी, अभी भी पॉलिसी बनी होगी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 5 साल के लिए बनती है, जो 2020 से लेकर 2025 तक चलती है। तो जो इस तरीके का आउटरेज है, आई अंडरस्टैंड द आउटरेज। मैं इस सेंटिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेंटिमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इकोनॉमिक्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्सनल ओपिनियन। दैट्स व्हाई आई लीव एनीथिंग अपॉन यू। इसलिए मैं हर एक चीज आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि यू विल डिसाइड कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, कि क्या सही और क्या गलत है। इट्स नॉट अबाउट द कांग्रेस, इट्स नॉट अबाउट द बीजेपी, इट्स अबाउट द इकोनॉमिक्स ओनली, इट्स अबाउट द इंटेलेक्चुअलिटी ओनली, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग ओनली। इट इज क्लियर? ऑफ कोर्स रनिंग persistent trade deficit across all countries raises two main issues। कि अगर किसी भी देश में लगातार व्यापार घाटा हो रहा है तो ये दो चीजों को सामने लेके आता है, केवल दो चीजों को लेके सामने आता है। लगातार व्यापार घाटा हो रहा है। 1, डज अ कंट्री हैव द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू बाई द इंपोर्ट? इसका मतलब यह है कि भाई उस कंट्री के पास इतना विदेशी भंडार है कि वो इंपोर्ट कर सकता है, इंपोर्ट करने के लिए चीजों को बाई कर सकता है। तो अगर आज की बात करें, करंट की बात करें, यहां से लाइन से आगे की बात करें, टुडे इंडिया हैज मोर देन $500 बिलियन ऑफ फॉरेक्स, गुड एनफ टू कवर इंपोर्ट फॉर 12 मंथ्स। तो अगर हम आज की बात करते हैं, तो आज अभी एक हफ्ते पहले की अगर हम बात करते हैं, जून की बात करते हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द 5 जून, तो 5 जून को भारत का जो फॉरेक्स है वो $500 बिलियन को क्रॉस कर गया। 1990 और 1991 में जब हमारी इकोनॉमी क्रैश की थी तो उसमें केवल $5.8 बिलियन का ही क्या था हमारे पास, विदेशी विनिमय भंडार था। तो अगर किसी भी देश का ट्रेड डेफिसिट लगातार परसिस्टेंटली इफ इंक्रीजेस, ये इसके दो ही रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि आपके पास बहुत फॉरेक्स है कि आप इंपोर्ट करने के लिए सामान खरीद सकते हैं दूसरी कंट्री से, और वो है हमारे पास, अभी बढ़ा है हमारे पास। अभी हमारे पास इतना फॉरेक्स है कि हम 12 महीने तक इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वाई बाइकॉट? हम चाइना से ना खरीदें, किसी दूसरे देश से खरीदना स्टार्ट कर दें। समझना इज वेरी टेक्निकल। आज हमारे पास 12 महीने तक का फॉरेक्स है कि हम इंपोर्ट कर सकते हैं, तो हम चाइना से नहीं खरीदते, दूसरे देश से खरीदते हैं। वाई ओनली चाइना? मैटर इज दैट। तो समझने वाली बात है। आगे,
एट वन लेवल नो कंट्री सेल्फ सफिशियंट। कोई भी देश, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द अमेरिका, इफ आई एम टॉक सुपर पावर अमेरिका, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द जर्मनी, जापान, चाइना, रशिया, फ्रांस, जिस भी कंट्री की बात करें, कोई भी सेल्फ सफिशियंट नहीं है। इट्स अ आइडल कॉन्सेप्ट कि अगर आप ये कहते हैं कि कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशियंट है, तो इट्स अ आइडल कॉन्सेप्ट। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमसे अमेरिका इंपोर्ट करता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो चाइना के पास नहीं, वो हमसे इंपोर्ट करता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। वास्को डिगामा इंडिया क्यों आया था भाई? अंडरस्टैंड? तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि कोई भी देश इस पूरी दुनिया में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, एंड दैट इज वाई ट्रेड इज सच अ फैंटास्टिक आइडिया। और इसीलिए दुनिया में ट्रेड का क्या हुआ, जन्म हुआ। वर्ल्ड हिस्ट्री जाके पढ़ना कि वर्ल्ड ट्रेड की स्टार्टिंग क्यों हुई थी। अंडरस्टैंड? इट अलाउज कंट्री टू स्पेशलाइज इन व्हाट दे कैन डू मोस्ट efficiently and export that good while importing whatever some other country does more efficiently। इसीलिए ये बनाया गया। फैंटास्टिक आइडिया ये ट्रेड पूरी दुनिया में एक फैंटास्टिक आइडिया। इसको क्यों बनाया गया? इसीलिए बनाया गया कि एक कंट्री जो किसी चीज को बना रही है उसमें वो और स्पेशलाइज्ड हो, और स्पेशलाइज्ड होके उसको बेचे और उससे गेन प्रॉफिट कमाए। और वो जो कंट्री है जो उसके पास स्पेशलाइजेशन है वो आपको वो चीज दे। अंडरस्टैंड? जिससे आपकी कंट्री की और उस कंट्री की, दोनों की कंट्री की जो इफिशियंसी है वो क्या करे, बढ़े। इसलिए ट्रेड की स्टार्टिंग हुई। वाइल अ परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट मेरिट द डोमेस्टिक गवर्नमेंट। और आपका अगर घाटा हो रहा है कि वेन एवर योर गर्लफ्रेंड लीव्स यू, तो देन यू रियलाइज इट ना कि साला इसके साथ नहीं रहना चाहिए था मुझे, ये तो गड़बड़ कर दिया मेरे साथ यार। वो योर बॉयफ्रेंड लीव्स यू, देन यू रियलाइजेस कि ये गधा था। समझ में है कि नहीं है? तो इसीलिए वो गाना बना, तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो घाटा एक मेरिट है। कैसे मेरिट है डोमेस्टिक गवर्नमेंट के लिए? क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट को इस बात के लिए प्रिपेयर करती है कि वो और अच्छी पॉलिसी बनाए, और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, और ज्यादा कॉम्पिटिशनेस बढ़े। ये कोई फोर्स नहीं है, ये कोई जबरदस्ती का मूव नहीं होता है, ये किसी कंट्री के इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया। इसीलिए जो दुनिया की सरकारें होती हैं वो अपना बजट भी बनाती हैं। चाहे आप वर्ल्ड में किसी भी देश की बात करें, चाहे आप अमेरिका की बात करें, चाहे आप जो है इंडिया की बात करें, तो सारे लोग अपना बजट भी जो बनाते हैं वो घाटे का ही बजट बनाते हैं, डेफिसिट बजट बनाते हैं। वाई? क्योंकि डेफिसिट बजट एक सिंबल होता है कि गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा फोकस कर रही है, इनकम की तरफ ज्यादा फोकस नहीं कर रही। तो ट्रेड डेफिसिट का ये मेरिट है, ये ट्रेड डेफिसिट का एक मेरिट है कि ये डोमेस्टिक गवर्नमेंट को ये एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो और अच्छी पॉलिसी बनाए, और अच्छा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो, और ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े। ये कोई फोर्सफुली नहीं होता है। समझ में है कि नहीं है? ये कोई फोर्सफुली नहीं है कि आप ट्रेड से बाहर निकल जाओ, इसलिए नहीं है। समझ में है कि नहीं है? अगर आप सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं, अगर आप आत्मनिर्भर भारत की भी बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या बताया, आत्मनिर्भर भी अगर बनेंगे तो आप उसको बेचेंगे ही ना प्रॉफिट के लिए। अंडरस्टैंड? बायकॉट चाइना, बायकॉट चाइना, आई एग्री बायकॉट चाइना। लेकिन आगे भी आप सुनिए क्या होने कि विल हर्ट द इंडियन पुअर द मोस्ट, कि क्या ये जो इंडियन पुअर है उनको हर्ट करेगा? एग्जैक्टली, मोर ऑफन देन नॉट द पुअरेस्ट कंज्यूमर आर वर्स्ट हिट इन अ ट्रेड बैन ऑफ दिस काइंड बिकॉज दे आर द मोस्ट प्राइस सेंसिटिव। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपने चाइना के एक एसी को हटा के आपने जो है जापान से या किसी और कंट्री से या इंडिया से एक एसी खरीदा, और वो भी लेस इफिशिएंट एसी खरीद लिया। तो जो रिच लोग होंगे वो तो सरवाइव कर जाएंगे, क्योंकि भाई उनके पास पैसा है, लेकिन सरवाइव भी करेंगे तो ज़्यादा पैसा देके वो एसी खरीद लेंगे जापान से, ठीक है। बट नंबर ऑफ पुअर हु कुड हैव अदरवाइज अफोर्डेबल एन एसी, और ऐसे लोग हैं जो केवल अफोर्डेबल एसी लेते हैं। समझ में आया कि नहीं है? वो तो नहीं ले पाएंगे। अगर वो लेंगे भी तो वो तो ऐसा लेंगे जो कि लेस इफिशियंट एसी होगा। समझ में मेरी बात?
तो कहने का मतलब क्या है, सिमिलरली द चाइनीज प्रोडक्ट दैट आर इन इंडिया आर ऑलरेडी पेड फॉर। अब दूसरे नंबर पे सुनो कि ऐसे जो रिटेलर या दुकानदार जिन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट को पहले ही खरीद लिया है, तो उस पर तो उन्होंने पहले से पैसा खर्च कर दिया है, अब उनको तो कुछ नहीं मिलेगा, उनको तो कुछ नहीं मिलेगा। तो वो जो इंडियन रिटेलर्स हैं वो हर्ट होंगे कि नहीं होंगे? उन्होंने तो पहले से चाइना का जो प्रोडक्ट यहां पे है उसको उन्होंने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। अब इंपोर्ट करके उन्होंने पैसा तो दे दिया, तो उनको तो अब कुछ नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब अगेन दिस हिट वुड बी प्रोपोर्शनेटली मोर ऑन द पुअरेस्ट रिटेलर बिकॉज देयर रिलेटिव इनएबिलिटी टू कॉप विद द अनएक्सपेक्टेड लॉस। वो इस अनएक्सपेक्टेड लॉस का सामना नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टैंड? दैट्स व्हाई आई सेड कि थिंक ऑलवेज ऑन 2 पॉइंट। ये लिखने के लिए है, आप समझने के लिए है। इट्स नॉट अ नेगेटिव आर्टिकल, इट्स जस्ट डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग। ये आपके अंडरस्टैंडिंग को क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। विल पनिश इंडियन प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर। सम मे आर्ग्यू दैट ट्रेडिंग विद चाइना हर्ट मेनी इंडियंस प्रोड्यूसर। बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर हम चाइना से ट्रेडिंग बंद कर देंगे तो ये इंडियन प्रोड्यूसर को हर्ट करेगा। दिस इज ट्रू, बट इट इज ऑल्सो ट्रू, ये सत्य तो है ही, उसके बाद और एक सत्य है दैट ट्रेडिंग हर्ट्स ओनली लेस इफिशिएंट इंडियन प्रोड्यूसर while helping the more efficient Indian producer। मतलब ऐसे बिजनेसमैन जो ज़्यादा रिच हैं उनको तो हेल्प करेगा, समझ में आएगी ना, लेकिन जो लेस इफिशिएंट क्या बोलते हैं इंडियन प्रोड्यूसर है उनको हेल्प नहीं करेगा। अब उसको समझो कैसे, जैसे इसमें लिख रहा है ना, इसमें क्या लिख रहा है, दिस इज ट्रू बट इट इज ऑल्सो ट्रू दैट ट्रेडिंग हर्ट्स ओनली द लेस ओनली वर्ड लगा है, ओनली द लेस इफिशिएंट इंडियन प्रोड्यूसर while helping the more efficient Indian producer and businesses। ठीक है, अब समझो कैसे। अब इस बात को समझने के लिए आपको अगले साइड में, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट that the list of Indian consumer of Chinese import does not compromise just those who consume the final finished goods from the China। आप इससे कॉम्प्रोमाइज इस चीज में आप इंक्लूड नहीं करेंगे कि ऐसे कंज्यूमर जो फाइनल गुड्स लेते हैं। जैसे दो तरीके की गुड्स होती है, वन इज फाइनल गुड्स एंड सेकेंड वन इज इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपके पास एक कैमरा है जिसे आप फोटो खींचते हैं, तो वो आपके लिए फाइनल गुड्स है। लेकिन अगर एक फोटोग्राफर के पास कैमरा है तो वो उसके लिए फाइनल गुड्स नहीं है। फाइनल गुड्स का मतलब होता है कंजम्पशन वाली चीजें। तो ये जो मैं बात बताने वाला हूं कि जो फाइनल गुड्स है वहां पर ये कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई हो रहा है। पहले हम एक बात करते हैं कि अपने इंडिया में ऐसे बहुत से बिजनेसमैन हैं जो रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं और उसको परचेज करके क्या करते हैं कि फिनिश गुड्स में बनाते हैं। आप समझो, ये लॉजिक समझो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं जो रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स चाइना से खरीदते हैं, फिर उसको फाइनल गुड्स में क्रिएट करते हैं, फिर फाइनल गुड्स में क्रिएट करके अपने इंडिया के मार्केट में तो बेचते ही बेचते हैं, साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट में भी बेचते हैं। तो जब वो ग्लोबल मार्केट में बेचते हैं तो वो भी तो एक एक्सपोर्ट हुआ, तो वो भी तो घूम के पैसा चाइना के पास ही जाता था। समझ गया मेरी बात? तो बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं जो इंटरमीडिएट गुड्स को परचेज कर रहे हैं चाइना से परचेज करके उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करके उसको ग्लोबल मार्केट में और इंडियन मार्केट दोनों में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। Contrary to popular belief, an overwhelming proportion of Chinese import are in the form of intermediate goods such as electronic machinery। सोचो कि इंटरमीडिएट गुड्स आप चाइना से क्या क्या इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, फर्टिलाइजर्स, ऑप्टिकल्स, photographic, measures equipment, organic chemicals, etc. Such import are used to produce final goods, which are then either sold in India or exported। जिसको आप यहाँ पे या तो यहीं पे बेच देते हैं या तो बाहर बेचते हैं। Understand? Think the logic। तो a blanket ban on Chinese import will hurt all these businesses। तो ये जो ब्लैंकेट बैन चाइनीज इंपोर्ट को आप बैन करेंगे तो ये सारे बिजनेसेस को इफेक्ट करेगा। समझ में आया कि नहीं है? सारे बिजनेसेस को इफेक्ट करेगा, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो। अच्छा, रिकैप फिर से मैंने बताया कि ट्रेड डेफिसिट आर नॉट नेसेसरली बैड। जैसा कि ट्रेड सरप्लस यूके के साथ है, तो यूके से स्ट्रांग हमारी इकोनॉमी नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका से है ट्रेड डेफिसिट होने के बाद भी। अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं विल बेयरली हर्ट चाइना। तो देखो, बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है कि ये जो बैन हम करेंगे, तो ये जो बैन है क्या ये चाइना को बेसिकली क्या करेगा,
अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना को क्या हर्ट करेगा? स्टिल सम मे आर्ग्यू दैट वी want to single out China because it killed our soldiers and the borders and we will now punish it through trade. तो the question is, will banning trade hurt China? कि अगर हम बैन कर देंगे, चाइना के साथ ट्रेड बैन कर देंगे, तो क्या चाइना को ये हर्ट करेगा? द ट्रू इज द एग्जैक्ट अपोजिट. इट विल हर्ट इंडिया एंड इंडियंस फॉर मोर देन इट विल हर्ट चाइना. ये इंडिया और इंडियंस को ज्यादा हर्ट करेगा रेदर देन चाइना. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो चाइना का अकाउंट देखते हैं, ठीक है. 5% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, मान लो इंडिया ने 5% का एक्सपोर्ट किया, मान लो नहीं एक्चुअल डेटा है, और 14% जो है इंडिया ने इंपोर्ट किया, ठीक है ना, चाइना से. यूएस वैल्यू टर्म में देखें तो इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम, ये पहले अपने दिमाग में ये चीज पढ़ने से पहले ये चीज याद रखना, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. पहले मैं ये समझा दूं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. यहां पे हम चाइना रखते हैं, यहां पे भारत रखते हैं, ठीक है. अच्छा, जब चाइना एक्सपोर्ट, ये देखो जो एक्सपोर्टर है ये इंपोर्टर हो गया, तो जो एक्सपोर्टर है वो इंपोर्टर भी हो सकता है, और जो इंपोर्टर है वो क्या हो सकता है? एक्सपोर्टर हो सकता है. बात क्लियर? अब आप समझ रहे हो ना. अगर आप इसको वाइस रेसिप्रोकल कर दोगे, ठीक है ना, अगर इंडिया ने चाइना का एक्सपोर्ट किया तो चाइना, इंडिया एक्सपोर्टर हो गया, तो वो इंपोर्टर हो गया. अगर उसने यहाँ की तरफ एक्सपोर्ट किया तो हम इंपोर्टर हो गए और वो एक्सपोर्टर हो गया. तो वही बात यहाँ पे है कि अगर हम बात करते हैं कि इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, दैट इज चाइना एक्सपोर्ट, चाइना का एक्सपोर्ट आर जस्ट 3%, क्योंकि 14 में से अगर आप 5 घटाएंगे, ठीक है ना, अभी मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है, कि अगर हम ये यूएस वैल्यू टर्म में देखें कि अगर हम ये बात करते हैं कि चाइना की बात करते हैं, तो चाइना अकाउंट फॉर 5% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, ठीक है ना, कि इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है उसकी अकाउंट के लिए केवल वो 5% है, और जो इंडिया इंपोर्ट करता है वो 14% है, ठीक है ना. तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो उसकी इकोनॉमी के लिए केवल 1% है, और आपकी इकोनॉमी के लिए वो टोटल 14% है. तो इंडिया को एक्सपोर्ट का जो लॉस होगा वो 5% का होगा. इंडिया को एक्सपोर्ट का जो लॉस होगा वो कितना होगा? 5% का, और इंपोर्ट का 14% का, और चाइना को केवल इंपोर्ट का 1% लॉस होगा, और एक्सपोर्ट का केवल 3% लॉस होगा. अब इस बात को ध्यान से देखो. चाइना अकाउंट फॉर, पीडीएफ मिल जाएगा, चाइना अकाउंट फॉर 5% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, कि इंडिया जो यहां से एक्सपोर्ट करता है उसके अकाउंट के लिए केवल 5% है, और आप जो वहां से यहां इंपोर्ट करते हैं वो कितना परसेंट है? 14%. तो उसकी इकोनॉमी के लिए केवल 1% का लॉस हो रहा है इंपोर्ट में, और आपके एक्सपोर्ट के लिए वो 5% और इंपोर्ट के लिए 14% का लॉस है. अंडरस्टैंड? ये बात समझे? अच्छा, मोर ओवर इफ वन टेक्स द नोशन ऑफ नॉट लेटिंग चाइना प्रॉफिट फ्रॉम द इंडियन परचेजिंग पावर स्ट्रिक्टली, चलो हमने खरीदना बंद कर दिया, अपने परचेजिंग पावर से चाइना के प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर दिया, चाइना को प्रॉफिट नहीं होगा, ये बात मान ली मैंने, तुम्हारी भी बात मान ली, सबकी बात मान ली. देन इंडियंस शुड ऑल्सो अवॉइड बाइंग ऑल प्रोडक्ट दैट यूज चाइनीज गुड्स एंड लेबर्स. So forget the several obvious Chinese brand and product. Indian consumer would have to go about figuring out if China gains any money from, say, the iPhone that are sold in India, or if the still used in European gadget in Chinese or not. अगर यूरोप और अमेरिका जो प्रोडक्ट बना रहा है, मान लो एक मोबाइल फोन बना रहा है यूरोप और अमेरिका, मान लो कि एक आईफोन आपका बना, ठीक है, अब इस आईफोन में जो स्टील यूज हो रहा है, जो गुड्स यूज हो रहा है, वो चाइनीज गुड्स यूज हो रहा है, लेकिन अब ये आईफोन तो अमेरिका से इंडिया आ रहा है. ट्रायंगल समझे? तो पैसा तो किसके पास जाएगा? चाइना के पास ना बेटा. तो अवॉइड ऑल थिंग्स. बात समझ में आई? मोर ओवर इफ one talks the notion of not letting China profit from the Indian purchasing power strictly, then Indians should also avoid buying all product that use Chinese goods and labor. So forget the several obvious Chinese brand and product. Indian consumers would have to go about figuring out if Chinese gains any money from, say, the iPhone that are sold in India. Just I'm giving example. I'm not giving example. मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं.
ये मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, जैसे आई एम गिविंग फैक्ट कि चाइना का जो स्टील है, वो जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूरोपियन गैजेट्स में और अमेरिकन गैजेट्स में यूज हो रहा है, वो यूरोपियन गैजेट्स में यूज हो रहा है ना, तो एक्सपोर्ट जो आप इंपोर्ट कर रहे हो वो तो आप अमेरिका से कर रहे हैं, लेकिन पैसा तो चाइना के पास जा रहा है ना। तो अवॉइड ऑल बाइंग ऑल प्रोडक्ट्स, देन हाउ यू सर्वाइव इन दिस मार्केट, देन हाउ यू सर्वाइव एट वन लेवल। नो कंट्री इज सेल्फ सफिशियंट, कि हर एक लेवल पे कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। दैट्स वाई ट्रेड इज सच अ फैंटास्टिक आइडिया। आप ये बात नहीं समझेंगे बिकॉज आप सेंटीमेंट से ले रहे हैं, आप सेंटीमेंट से ले रहे हैं। आप ये बात तब समझेंगे जब आप यहां पहुंचेंगे। अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक स्टार्टेड बाय गॉड चाइना। अंडरस्टैंड? अब आगे समझिए, आगे समझिए। तो द ट्रबल इज दिस is a near impossible task, not just because of Chinese certainty in global trade and global value chain, but also because even teams of bureaucrats will find it tough to map Chinese involvement in all our trade on a real time basis. तो ये केवल सबके लिए नहीं, ये सबसे बड़ा जो हरकुलियन टास्क है वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स और हमारे पॉलिटिशियंस के लिए भी है कि आप इस ग्लोबल वैल्यू चेन को कैसे तोड़ेंगे। हाउ यू ब्रेक, हाउ यू ब्रीच, हाउ यू डिस्ट्रॉय, हाउ यू एलिमिनेट दिस ग्लोबल वैल्यू चेन्स, मैटर इज दैट। इसका पार्ट 2 भी आएगा अगर आप लोग चाहेंगे तो, नहीं चाहेंगे तो कोई बात नहीं है। अब दूसरे नंबर पे, on the whole it is much easier for China to replace India than for India to replace China. बुरा लगा ये आर्टिकल पढ़ के, मुझे भी बुरा लगा ये आर्टिकल पढ़ के, मुझे भी बुरा लगा, लेकिन प्रॉब्लम है, फाड़ देते इसका फोटो। इट्स अ सेंटीमेंट, बट मैटर इज ट्रेड, मैटर इज आवर बॉर्डर, मैटर इज आवर बॉर्डर। तो जब तक हम बॉर्डर का इशू सॉल्व नहीं कर पाएंगे तब तक हम ट्रेड का इशू सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये बात याद रखना, जब तक हम बॉर्डर का इशू सॉल्व नहीं कर पाएंगे तब तक हम ट्रेड का इशू सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू सॉल्व द बॉर्डर इशू। हमको सभी जो अलायंस कंट्री हैं सबको अपने कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। हियर सम फूड फॉर थॉट। आ जाओ। Of course, India would survive, but at a huge cost to common Indians, while depriving many Indians businesses that they start up with $1 billion valuation of Chinese funding. तो ये जो चाइनीज फंडिंग हुई, क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये आइडिया हमारे ब्यूरोक्रेट्स का ही था, ये आइडिया हमारे पॉलिटिशियंस का ही था? क्योंकि ये वैल्यू चेन है भाई, ऐसा करना पड़ता है। यू आर नॉट सेल्फ सफिशियंट, और एक कॉस्ट पे कोई भी सेल्फ सफिशियंट नहीं है, कोई भी सेल्फ सफिशियंट नहीं है, ये ऐसा करना पड़ता है। ठीक है ना? ऐसा करेंगे, हमको भी पता है ऐसा नहीं होगा, हमको बहुत अच्छे तरीके से पता है ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट एंड आवर ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स है, जो पॉलिसी मेकिंग बना रहे हैं, वो सोचेंगे इस बात को, वो सोच रहे हैं बैठ के। तो डोंट फ्लो योर सेल्फ इन अ सेंटिमेंट, यू जस्ट थिंक। क्योंकि डिप्लोमेटिकली जिसको जितना मारा जा सकता है उतना सेंटिमेंट से आप कभी नहीं मार सकते। तो यू थिंक लाइक अ डिप्लोमैट, तो आपको डिप्लोमैट की तरह सोचना जरूरी है। बाकी आपके अपने ओपिनियन हो सकते हैं, आप वो ओपिनियन मुझे आप क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। वाई? बिकॉज इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म इट वुड बी बोथ डिफिकल्ट एंड कॉस्टली टू रिप्लेस चाइनीज प्रोडक्ट, इमेज डाइवर्टिंग ऑल आवर इंपोर्ट फ्रॉम द चाइना टू जापान एंड जर्मनी। मान लो कि आपने सारा जो इंपोर्ट है वो डाइवर्ट कर दिया चाइना से जापान और जर्मनी की तरफ, तो वी विल ओनली इंक्रीज आवर टोटल ट्रेड डेफिसिट। अगेन
मैंने क्या बताया, 25 ऐसी कंट्री हैं जिनके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, और 22 ऐसी कंट्री हैं जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। 25 ऐसी कंट्री है जिसके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, सॉरी ट्रेड सरप्लस है, और 22 ऐसी कंट्री है जिसके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो अगर हम अपना डाइवर्ट करते हैं तो वी विल ओनली इंक्रीज आवर टोटल ट्रेड डेफिसिट एंड नथिंग। अंडरस्टैंड? इंडिया विल लूज पॉलिसी क्रेडिबिलिटी। एक इन्वेस्टर आपके देश में तभी आता है जब वो देखता है कि आपके देश में रिस्क कम है और आपके देश में सर्टेनिटी है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपके देश की पॉलिसी अच्छी है, तभी वो आपके पास आता है। तो कहीं ना कहीं ये बॉर्डर डिस्प्यूट जो है ना, वो हमारी क्रेडिबिलिटी को भी डाउन करेगा। चाइना की क्रेडिबिलिटी को तो डाउन करेगा ही करेगा, हमारी क्रेडिबिलिटी को भी डाउन करेगा। और एकाएक अगर रात में आपने पॉलिसी चेंज कर दी तो इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट। आई अंडरस्टैंड, इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट, इन्वेस्टर नोन एज इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो आपके कंट्री में तभी इन्वेस्टमेंट करेगा जब उसको हायर रिटर्न का आप उसको क्या देंगे, प्रॉमिस देंगे। अंडरस्टैंड? रेजिंग टैरिफ इन म्यूचुअल एस्योर्ड डिस्ट्रैक्शन। चलो ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने चाइनीज गुड्स पे अपने टैरिफ को इंक्रीज कर दिया, तो उससे जो है हम रोक लेंगे चाइना के प्रोडक्ट को कि हमारे देश में नहीं आएगा, जैसा कि हमने पाकिस्तान के साथ किया। तो भाई पाकिस्तान के साथ हमने क्यों किया? पाकिस्तान में क्या रखा है? पाकिस्तान में कुछ रखा नहीं है। हम तो उससे इंपोर्ट तो कर नहीं रहे, हम तो एक्सपोर्ट ही कर रहे थे। तो हमने अगर पाकिस्तान के साथ किया तो वो तो जायज़ था। तो हम अगर अपने इंपोर्ट ड्यूटीज़ को बढ़ा देते हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी के बढ़ाने के बाद चाइना खुद ही हमारे पास एक्सपोर्ट नहीं करेगा, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, वो बात समझते हैं। Other have suggested that India can allow primary and intermediate goods for China at zero duty but apply prohibited tariff on final goods। कि भाई ठीक है कि वो क्या बोलते हैं, प्राइमरी, और आप ऐसे कर सकते हैं कि आप प्राइमरी और इंटरमीडिएट गुड्स पे, ठीक है ना, उस पे आप जीरो ड्यूटी रखिए, लेकिन आप फाइनल गुड्स पे क्या रखिए, टैरिफ लगा दीजिए। तो जब आप फाइनल गुड्स पे टैरिफ लगा देंगे तो वो प्रोडक्ट कम आएगा, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स तो आ जाएगा, जिससे आप प्रोडक्ट बना के उसको एक्सपोर्ट तो कर सकते हैं, जैसा मैंने एग्जांपल दिया। तो इवन लिविंग असाइड द रूल्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, लेकिन इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा कि वर्ल्ड ट्रेड को एक तरफ रखना पड़ेगा। और जब कभी भी आप वर्ल्ड ट्रेड को एक तरफ रख देंगे तो अगेन यू आर वायलेटिंग द रूल्स। दिस इज ए पुअर स्ट्रेटेजी, दिस इज ए पुअर स्ट्रेटेजी। ये तो पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को इफेक्ट करने लगेगा इंडिया का। Number is that. So what will also go against India here is its relatively insignificant presence in global trade and value chain। क्योंकि आप वर्ल्ड ट्रेड से निकल जाएंगे तो ग्लोबल चेन से निकल जाएंगे। तो in other words, India is relatively easy for the world to bypass India and carry on trading if India doesn't play by the rules। तो कल को अगर आप ग्लोबल ट्रेड रूल को फॉलो ना करते हुए, WTO के ट्रेड रूल को फॉलो ना करते हुए आप उसको बाईपास करते हुए जाते हैं तो उसका भी एक डीमेरिट है, ठीक है। अपसॉर्ट लास्ट, द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट टर्निंग अ बॉर्डर डिस्प्यूट इनटू अ ट्रेड वॉर इज अनलाइकली टू सॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट। कि ट्रेड वॉर को, कि ये जो ट्रेड वॉर है, इस ट्रेड वॉर को ले जाने से अच्छा है कि पहले बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करो। एग्जाम्पल देते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर इंस्टेंट, वाइल इन नवंबर 2019 इंडिया रिफ्यूज टू ज्वाइन RCEP, a free trade agreement in a region that is least affected by the COVID and most likely to see trade volume in the future। वियतनाम, अब वियतनाम ने क्या किया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया यूरोपियन यूनियन से। शायद आप कर लिए होते अगर आपने उसको रिफ्यूज नहीं किया होता तो, ठीक है। तो यूनियन अर्लियर दिस मंथ इंडियन एक्सपोर्टर वर ऑलरेडी लूजिंग ग्राउंड इन यूरोपियन यूनियन। तो वैसे भी हम यूरोपियन यूनियन में अपना ग्राउंड लूज कर चुके हैं। तो वियतनाम विल नाउ बी एडवर्सली इफेक्टेड सिंस मोस्ट वियतनाम गुड्स विल एंजॉय जीरो इंपोर्ट ड्यूटी फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, thus making them more affordable for European consumers। So very important topic is that the last summary of this article is nothing, this is not my personal view। The first thing to understand is that turning a border dispute into a trade war is unlikely to solve the border dispute। First you solve the border dispute,
First, government solve the border dispute. My next lecture on Ladakh history, geography, and strategy. Be tuned. Thanks for watching me. This is Vivek Guruji. Bye bye.